बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज जो है वो हम लोग अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का नया लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन है हमारे पास, आई थिंक 2018 है। 2018 प्राइवेट है। और क्वेश्चन नंबर 3, 2018 प्राइवेट और क्वेश्चन नंबर 3। तो लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आप लोगों को याद रहे। 2018 प्राइवेट और क्वेश्चन नंबर 3। वैसे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे भी मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है, सबसे पहले आपको क्या बताया जा रहा है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains टू इब्राहिम एंड कंपनी एज ऑन December 31st 2018। कंपनी का नाम इब्राहिम कंपनी है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूं कि हेडिंग में क्या आएगा, इब्राहिम एंड कंपनी। इब्राहिम एंड कंपनी। और फिर उसके बाद मैं लिखूंगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फिर उसके बाद एज ऑन December 31st 2018, एज ऑन December 31st 2018। अच्छा, तो पहला कॉलम बनेगा डिस्क्रिप्शन का। अच्छा, मैं हेडिंग दे देता हूँ, कॉलम नहीं बनाता, आप लोग अपने पास कॉलम बना लिया करो। पहला कॉलम बनेगा डिस्क्रिप्शन का। फिर एक कॉलम बन जाएगा कैश बुक का, और एक कॉलम बन जाएगा पासबुक का। ठीक है, तो दो कॉलम्स मैंने बना लिए, एक कैश बुक का कॉलम बना दिया, पासबुक का कॉलम बना दिया, और एक मैंने डिस्क्रिप्शन का कॉलम बना दिया। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन नंबर 1 आपको बताई जा रही है, बैलेंस एज पर कैश बुक 28,500 एट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 64,500। अब आपको कैश बुक का बैलेंस दिया जा रहा है और साथ साथ में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया जा रहा है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने पिछले लेक्चर में ही बताया हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बैलेंस एज पर पासबुक होता है। तो ये पासबुक का बैलेंस है और एक कैश बुक का बैलेंस है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले बैलेंसेस। कैश बुक का बैलेंस है 28,500 और पासबुक का बैलेंस है 64,500। तो ये दोनों मैंने क्या लिख दिए, बैलेंसेस लिख दिए। फिर उसके बाद आगे हमें बताया जा रहा है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ₹45,000। डिविडेंड जो है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं आपको कि डिविडेंड जो है वो कलेक्ट किया है बैंक ने, और कितने से कलेक्ट किया, 45,000 से। अब हम अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अगर हमें याद हो, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को लिखवाया था, ये आ गया लेक्चर नंबर 1। डिविडेंड के बारे में बताया था कि डिविडेंड क्या होता है। ये देखिए, डिविडेंड इनकम आप लोगों को सामने शो हो रही होगी। ऐड करते एनी इनकम, इंटरेस्ट क्रेडिट, मार्कअप क्रेडिट, या डिविडेंड अगर आ जाए या प्रॉफिट आ जाए तो उसको हम ऐड करते हैं। और कहां पर ऐड करते हैं, कैश बुक के अंदर। तो सेम यही डिविडेंड इनकम है, इसको हम कैश बुक के अंदर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐड
डिविडेंड इनकम। और कितनी अमाउंट से दिया हुआ है? 45,000 से कैश बुक में हमने क्या कर लिया, इसको ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको क्या बताई जा रही है? नोट पेएबल पेड बाय बैंक रुपीज 18,600। कह रहे हैं कि बैंक पे कर रहा है नोट पेएबल 16,800 से, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1800। अच्छा, अब इसका कंसेप्ट भी सुन लो। ये ना, ये वाली ट्रांजेक्शन ना बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर बहुत जगहों पर आई हुई है, तो अब इसका भी कंसेप्ट ले लो आप लोग। देखो, एक होता है नोट रिसीवेबल, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। एक होता है नोट रिसीवेबल और एक होता है नोट पेएबल। नोट रिसीवेबल बेसिकली हमारे लिए एक एसेट होता है, और नोट पेएबल बेसिकली हमारे लिए क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी होती है। तो अगर नोट रिसीवेबल के साथ इंटरेस्ट हो रहा है ना मेंशन, तो वो इंटरेस्ट हमारा क्या है? एक्सपेंस है, याद रखना। और इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लेस होगा, कहां से लेस होगा? कैश बुक में से, ये मैंने लिखवाया था। अगर नोट पेएबल के साथ इंटरेस्ट आ जाता है, तो फिर इंटरेस्ट आप, सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा से बता दूं एक दफा, मिस्टेक हो गई। वो क्या कहते हैं, गलती से मिस्टेक हो गई। नोट रिसीवेबल के साथ अगर इंटरेस्ट आ जाए तो वो आपकी इनकम है, और बच्चों उसको आपने ऐड करना है, और कहां पे ऐड करना है? कैश बुक के अंदर। और ऐसे अगर नोट पेएबल आपकी लायबिलिटी है और अगर इसके साथ इंटरेस्ट मेंशन कर रहा है, तो वो इंटरेस्ट आपका क्या होता है? एक्सपेंस होता है, याद रखना। और एक्सपेंस हमेशा लेस होता है कैश बुक में से। मतलब कि नोट पेएबल के साथ अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको आपने क्या करना है? लेस करना है। अगर नोट रिसीवेबल के साथ इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको आपने क्या करना है? ऐड करना है। ये याद रखिएगा, हमेशा अपने पास याद रख लो इस बात को। अब जैसे कि देखो, यहां पर वो कह रहे हैं नोट पेएबल, एक तो नोट पेएबल पेमेंट ऑफ नोट है, ये ऑलरेडी लेस होगा। कहां से लेस होगा? कैश बुक में से। चार्ट में मैंने लिखवाया हुआ है, लेक्चर नंबर 1 में देख लो कि नोट पेएबल यानी कि पेमेंट ऑफ नोट है, तो पेमेंट ऑफ नोट क्या होता है? लेस होता है। अब वो साथ में कह रहे हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रुपीज 1800। इंटरेस्ट आपको बता रहे हैं 1800। अब नोट पेएबल के साथ इंटरेस्ट लग रहा है 1800 का, तो नोट पेएबल क्या होगा? अगर उसके साथ इंटरेस्ट लग जाए तो इंटरेस्ट आपका क्या है? एक्सपेंस है, और उसको आप क्या करोगे? लेस करोगे। क्योंकि नोट पेएबल बेसिकली एक लायबिलिटी है, मतलब आपको पैसा देना है। जब आपको किसी को पैसा देना होता है ना, साथ में इंटरेस्ट भी देना होता है। अगर आप बैंक से कर्जा लेते हो, सपोज कर लो, तो जब बैंक से कर्जा लेते हो तो बैंक से कर्जा लेने के बाद जब आप बैंक को अदा कर रहे होते हो, तो वो कर्जा आपके लिए क्या है? एक लायबिलिटी है। जब आप कर्जा अदा कर रहे होते हो, तो साथ साथ आप जो है इंटरेस्ट भी दे रहे होते हो, ले नहीं रहे होते हो। इंटरेस्ट तब आपका क्या होता है? एक्सपेंस होता है। जब आपने कर्जा लिया होता है, जब आपके ऊपर कोई लायबिलिटी होती है, तो फिर इंटरेस्ट पे किया जाता है। इंटरेस्ट हमारा तब क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और जब इंटरेस्ट कहीं से हमने लिया होता है, सपोज करो किसी को हमने एडवांस में पेमेंट करी हुई है, किसी को हमने लोन दे दिया जिससे हमने पैसे लेने हैं, अब वो हमारा रिसीवेबल है, वो हमारा एसेट है। तो अब उसके ऊपर इंटरेस्ट हम उससे लेंगे, प्रॉफिट हम उससे लेंगे। तो जब आपको पैसे लेने हो तो साथ में इंटरेस्ट भी लेना होता है, वो आपकी इनकम होती है और वो ऐड हो जाती है। इन शॉर्ट, अगर नोट रिसीवेबल के साथ इंटरेस्ट हो तो वो आपकी इनकम है, उसको आप ऐड करोगे। और अगर नोट पेएबल के साथ इंटरेस्ट है तो वो आपका एक्सपेंस है, और उसको आप क्या करोगे? लेस करोगे। नोट रिसीवेबल ऐड होता है, वो तो हमें वैसे ही पता है, मैंने आपको शुरू में लिखवा दिया है। और नोट पेएबल क्या होता है? लेस होता है, ये भी मैंने शुरू में लिखवा दिया। नोट पेएबल लेस होता है कैश बुक में से, नोट रिसीवेबल ऐड होता है कैश बुक में। लेकिन अगर नोट रिसीवेबल के साथ इंटरेस्ट लग जाए तो वो हमारी इनकम है, वो भी ऐड होगी। जैसे अगर नोट रिसीवेबल ऐड हो रहा है तो साथ साथ हमारी इंटरेस्ट इनकम भी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अगर नोट पेएबल है तो वो लेस होता है कैश बुक में से, तो अगर उसके साथ इंटरेस्ट है वो भी लेस होगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर नोट रिसीवेबल है ऐड होता है तो उसके साथ इंटरेस्ट होगा, वो भी ऐड होगा। अगर नोट पेएबल है तो वो लेस होता है, तो उसके साथ जो इंटरेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो ये आपने इसके अंदर डिफरेंस है, हमेशा याद रखिएगा। नोट पेबल लेस होगा तो उसके साथ इंटरेस्ट भी लेस होगा।
उसके साथ इंटरेस्ट भी क्या होगा, लेस होगा। कहां से लेस होगा, कैश बुक में से। अगर नोट रिसीवेबल है तो वो ऐड होगा, तो उसके साथ जो इंटरेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अब यहां पर नोट पेएबल है 16,800 से। थोड़े हम जज्बाती हो गए समझाने में, अपने जज्बात पे काबू रखते हो, दोबारा बताते। तो नोट पेएबल था, कह रहा बैंक ने पे किया कितने से, 16,800 से, इंक्लूडिंग इसके अंदर शामिल है इंटरेस्ट भी 1,800 से। वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसको समझो ऐसे, वो आपको बता रहे हैं कि बैंक जो पेमेंट कर रहा है नोट पेबल की, वो 16,800 कर रहा है, इसके अंदर 1,800 आपका इंटरेस्ट शामिल है। तो जो एक्चुअल बैंक पेमेंट कर रहा होगा वो कितनी कर रहा होगा, 15,000 की कर रहा होगा। 15,000 की पेमेंट कर रहा होगा नोट की, और 1,800 का वो क्या ले रहा होगा आपसे, इंटरेस्ट। क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो शामिल है, तभी मैंने 1,800 16,800 में से माइनस करके 15,000 निकाला। तो टोटल जो बैंक पेमेंट कर रहा है नोट पेबल की, वो कितना कर रहा है, 16,800। तो अब इसकी ट्रांजेक्शन कैसे बनेगी, इंक्लूडिंग है तभी मैंने माइनस, देखो 16,800 की बैंक टोटल पेमेंट कर रहा है। अब 16,800 में से वो कह रहा है कि 1,800 इंटरेस्ट शामिल है, इंक्लूडिंग बता रहा है ना वो, इंक्लूडिंग यानी कि शामिल है। तो अब 16,800 में 1,800 तो इंटरेस्ट शामिल है, तो नोट एक्चुअल कितना होगा, 15,000 का होगा। तो टोटल जो पेमेंट करी है बैंक ने वो 16,800 की करी है। अच्छा, अब इसको कैसे करोगे, एक तो सबसे पहले लेस करोगे, दो चीजें लेस होंगी। एक लेस होगा नोट पेएबल, या इसको हम पेमेंट ऑफ नोट भी कह सकते हैं, ये मैंने अपने शेड्यूल में लिखवाया हुआ है लेक्चर नंबर 1, पेमेंट ऑफ नोट। पेमेंट ऑफ नोट की है 15,000 से, वो लेस होगा, और साथ साथ उसने इंटरेस्ट भी पे किया है, और इंटरेस्ट कितना है, 1,800। तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, लेस होंगी। मतलब टोटल हम 16,800 ही लेस करवा रहे हैं, लेकिन हमने उसको क्लासिफाई कर दिया इंटरेस्ट के अंदर और नोट पेबल के अंदर। टोटल पेमेंट जो है वो बैंक से जो लेस होगी वो 16,800 ही होगी, लेकिन हम उसको करेक्टराइज कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे उसका, इंटरेस्ट अलग लेस होगा और नोट पेबल अलग लेस होगा। चले, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको बता रहे हैं, a check of rupees 20,100 of a customer was erroneously recorded in cash book rupees 22,800। वो कह रहे हैं कि एक चेक जो है कस्टमर का 20,100 का था, ऑफ अ कस्टमर, एक कस्टमर का, वॉज एरनेसली रिकॉर्डेड इन कैश बुक रुपीज 22,800। इतना तो पता लग गया गलती किससे हो रही है, कैश बुक से मेंशन करती है, वॉज एरनेसली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कह रहा है कि गलती से कहाँ, कैश बुक के अंदर ऐसा जो है वो रिकॉर्डिंग हुई है। तो अब इसको क्या करोगे आप, पहले तो ये देखो कि चेक कितने, कस्टमर का चेक था, एक तो उन्होंने मेंशन भी किया है कस्टमर का चेक था। कस्टमर आपको पैसे देता है, कस्टमर आपसे पैसे लेता नहीं है, क्योंकि कस्टमर है ना, वो आपको पैसे देता है। तो उसने आपको चेक दिया होगा 20,100 का, ठीक है, कस्टमर आपको चेक दे रहा है कितने का, 20,100 का। तो आप गए होगे, जाकर उसको आपने अपने अकाउंट के अंदर जमा कराया होगा 20,100, लेकिन वो कह रहे हैं कि कैश बुक के अंदर आपने कितना रिकॉर्ड कर लिया, 22,800, कैश बुक में तो आपने ज्यादा ऐड कर लिया, यानी कि 20,100 आपको ऐड करने थे अपने पास कैश बुक के अंदर, क्योंकि कस्टमर ने चेक आपको 20,100 का दिया है। तो आप अपने पास भी कैश बुक को कितना बढ़ाओगे, 20,100 से, क्योंकि कस्टमर है ना, कस्टमर चेक देता है, तो चेक देगा, तो आप जब उसको बैंक में जमा कराओगे तो 20,100 ही आएंगे ना आपके अकाउंट के अंदर, 22,800 तो नहीं आएंगे। लेकिन आपने कैश बुक के अंदर ये भंड कर दिया, ये भंड क्या कर दिया आपने कैश बुक के अंदर, कि 20,100 रिकॉर्ड करने के बजाय आपने कैश बुक के अंदर उसको कितना रिकॉर्ड कर लिया, 22,800। मतलब क्या,
कि आपने कैश बुक के अंदर ज्यादा ऐड कर लिया। कितना ज्यादा ऐड कर लिया? 22,800 और 20,100 का अगर डिफरेंस लेते हैं तो वो आएगा 2,700 का। 2,700 आपने अपने कैश बुक के अंदर ज्यादा ऐड कर लिए। 20,100 ऐड करने थे, आपने 22,800 जो है वो ऐड कर लिए गलती से। तो 2,700 आपने क्या कर लिए? ज्यादा ऐड कर लिए कैश बुक के अंदर। तो अब जो ज्यादा ऐड कर लिए 2,700, उसको आप कैश बुक में से वापस माइनस करवा दो। तो कैसे माइनस करवाओगे? आप लिखोगे यहाँ पे लेस कैश बुक एरर, और 2,700 आप कैश बुक में क्या करा दोगे? लेस करवा दो। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको क्या बता रहे हैं? A customer check rupees 21,000 deposit into bank did not appear in bank statement। वो कह रहे हैं कि एक कस्टमर का चेक था 21,000 से जो हमने डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो अपेयर नहीं हो रहा। ऐसा चेक, याद रखना, ऐसा चेक जो आप डिपॉजिट कर दो बैंक के अंदर, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर अपेयर ना हो, शो ना हो, उस चेक को कहते हो आप uncleared check। A check deposited into a bank but not shown in a bank statement is called uncleared check। याद रखिएगा, ये आपने चेक बैंक में जमा करा दिया लेकिन शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया। तो इसको आप ऐड कर दोगे, कहां पे ऐड कर दोगे? पासबुक के अंदर ऐड करोगे और नाम लिखोगे इसका अनक्लियर्ड चेक। 21,000। A check deposited into a bank but not shown in a bank statement is called uncleared check। और ये ऐड होता है कहां पे? ऐड होता है पासबुक के अंदर, इसको याद रखना। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको क्या बता रहे हैं? चेक इशू टू सप्लाई रुपीज 27,000 डिड नॉट अपेयर इन अ बैंक स्टेटमेंट। देखो, अब इसमें ऊपर थोड़ा सा फर्क है। वो डिपॉजिट हुआ था, ये इशू हुआ है, ये फर्क है। ये जो ऊपर वाली ट्रांजेक्शन थी ना, इसमें डिपॉजिट हुआ था, और इस वाली ट्रांजेक्शन के अंदर चेक इशू किया है। तो ऐसा चेक जो इशू किया जाए सप्लायर को, और देखो ऊपर वाली ट्रांजेक्शन थी भी कस्टमर की, और ये वाली ट्रांजेक्शन है भी किसकी? सप्लायर की ट्रांजेक्शन है। तो फिर आप क्या करोगे? ऐसा चेक जो आपने सप्लायर को इशू किया लेकिन वो स्टेटमेंट के अंदर शो नहीं हो रहा, तो ऐसे चेक को आप कहते हो अनप्रेजेंटेड चेक। A check issued to supplier but not appear in a bank statement is called unpresented check। A check issued to supplier but not presented in a bank statement is called unpresented check। तो इसको आप क्या करोगे? इसको आप लेस कर दोगे। जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बताया हुआ है, एक स्टेटमेंट पहले से ही बताई हुई है, तो ऐसे चेक को आप लेस करते हो। और कहां से लेस करते हो? पासबुक में से। अनप्रेजेंटेड चेक। और ये पासबुक में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। 27,000 रुपए हम पासबुक में से लेस कर दें। अच्छा, एक लाइन भी बेटा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो। आपने ही पेपर में ड्रॉ करनी है लाइन इस तरीके से। सीधी कीजिएगा, मैं तो हाथ से बना रहा हूँ तो टेढ़ी बन रही है, आप लोग सीधी कीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको बताया जा रहा है कि
अरे भैया ये चार्ट बड़ा परेशान कर रहा है, इसको हम साइड में लेकर आए कहीं पर, बार बार आ रहा है सामने। चेक इशू फॉर रेंट 21,600। हमने 21,000 का चेक जो है वो इशू किया है। किसको इशू किया है हमने? 21,600 का चेक रेंट के लिए इशू किया। ऑब्वियस सी बात है, रेंट हमने देना है तो रेंट हमने 21,600 का चेक जो है वो इशू कर दिया, यानी पेमेंट कर दी। अपेयर रॉन्गली इन बैंक स्टेटमेंट रुपीज 8,100। देखो अब ये गलती हो रही है बैंक से, ये आपको मेंशन किया है इन्होंने, बैंक, बैंक स्टेटमेंट। अब यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि आप 21,600 का चेक इशू कर रहे हो, आपने रेंट की पेमेंट करनी है, तो आपने 21,600 का चेक जो है वो लगा दिया पार्टी को, अपने लैंडलॉर्ड को, कि भाई 21,600 ये लो, पेमेंट कर रहा हूं मैं आपको रेंट। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में जब वो गया तो बैंक स्टेटमेंट यानी बैंक से जो गलती हुई है, बैंक ने, देखो अब मैं चेक इशू कर रहा हूँ ना 21,600 का, तो बैंक को माइनस कितना करना चाहिए था? 21,600। बैंक ने क्या करा? बैंक ने 8,100 आपके अकाउंट में से माइनस कर दिया। बैंक को 21,600 माइनस करना था। अब बैंक ने आपके अकाउंट के अंदर कोई रिश्तेदार बैठा होगा आपका, जिसने क्या करा, आपके हिसाब से 8,100 जो है वो उसने आपके अकाउंट में से माइनस कर दिया। तो अब ये जो चेक है, 21,600 माइनस होने थे, 8,100 माइनस हुए, यानी कि कम माइनस हुए। कितने कम माइनस हुए? अगर हम 21,600 और माइनस करें 8,100, तो हमने माइनस कितने कम किए? 13,500 हमने माइनस नहीं किए। हमने क्या? बैंक ने माइनस नहीं किए। गलती किससे हो रही है? बैंक से। तो आपको कह रहा है बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा है, बैंक ने 8,100 माइनस कर दिया, हालांकि बैंक ने 21,600 माइनस करने थे, बैंक ने 13,500 माइनस नहीं किए। तो अब ये जो है गलती किससे हुई है? बैंक से। 13,500 माइनस नहीं किए, बैंक ने माइनस नहीं किए। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे, अब 13,500 बैंक को कहोगे कि भाई माइनस करो, तो इसको आप लिखोगे लेस, पासबुक एरर के नाम से, पासबुक एरर, और ये लेस हो जाएगा 13,500 से। अब आप इसका टोटल कर लोगे, और टोटल जो है वो क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो अभी हम पहले कचरा वचरा साफ कर ले, फिर उसके बाद जो है इसका टोटल करके देखते कि टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले 28,500 लिखा, फिर उसके बाद ऐड कर दिया 45,000, फिर हमने माइनस कर दिया 15,000, फिर हमने माइनस कर दिया 1,800, फिर हमने माइनस कर दिया 2,700, तो 54,000 आ गया, 54,000। 54,000। अब हम पासबुक का देखते हैं। पासबुक का है 64,500, प्लस करेंगे 21,000, माइनस करेंगे 27,000, और माइनस कर देंगे 13,500। दोबारा से देखते हैं, 64,500, प्लस करेंगे 21,000, माइनस करेंगे 27,000, और माइनस करेंगे 13,500। अच्छा, टोटल तो कर रहा हूं, इसका आ रहा है 45,000 और इसका आ रहा है 54,000। एक इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कोई ना कोई मिस्टेक की है, कोई ना कोई ट्रांजेक्शन रह गई होगी, या कुछ ना कुछ ऐसा रह गया होगा। हाँ, अगर आप देखो, एक ट्रांजेक्शन मुझसे मिस हो गई, वो है डिसऑनर्ड चेक ऑफ अ कस्टमर रुपीज 9,000। ये एक ट्रांजेक्शन रह गई भैया हमसे। तो और डिसऑनर्ड चेक क्या होता है? लेस होता है। कहाँ से लेस होता है? कैश बुक में से। तभी तो ससुरा आंसर इक्वल नहीं आ रहा था। तो अब इसको पहले हम लिख लेते हैं। हम तो एंड में लिखेंगे, क्योंकि अब हमने बहुत सारा जो है वो काम कर लिया है। आप लोग जो है उसको बीच में लिखिएगा जब इस ट्रांजेक्शन का नंबर है। तो डिसऑनर्ड चेक जो था वो हमने लिखा ही नहीं, तो अब हम लिख देते हैं लेस डिसऑनर्ड चेक। कितने से है? 9,000 से। ये ट्रांजेक्शन रह गई थी मुझसे,
बाकी सारी ट्रांजेक्शन तो मैंने लिख दी थी, ये वाली ट्रांजेक्शन रह गई थी, तो इसको हम कैश बुक में से क्या कर देंगे, लेस। अब इसका टोटल करेंगे, अब सारा टोटल जो है वो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन होती हैं ऐसी, आंख और दिमाग जो है वो खुला रहना चाहिए, तभी जो है वो इक्वल आता है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। तो 45,000 यहाँ पर भी लिखा और 45,000 हमने यहाँ पर भी लिख दिया। ये जो हमने कैलकुलेशन की थी ना, एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए की थी, इसको आपको पेपर में नहीं करना। ये जो कैलकुलेशन की थी, इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया था, ये आपको पेपर में नहीं करना, नॉट शोन इन पेपर। ठीक है, पेपर में नहीं करना। तो अब हमारा जो है वो एडजस्टेड बैलेंस क्या आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह इक्वल आ चुका है। तो बने रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह ताला आगे भी आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी, ऐसे ही लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आप लोगों ने बस जो है वो पढ़ाई को हाथ से नहीं छोड़ना, पढ़ाई के ऊपर फोकस रखना है। तो आज के लिए इतना काफी है। कैसा लेक्चर लगा आप लोगों को, इसमें से कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखना और मुझे बच्चों दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।